अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने सेकेंड ईयर बॉटनी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम क्वेश्चन को समझेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि इसका सूटेबल आंसर किस तरह लिखा जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि किस जगह पे आपने डायग्राम बनानी है और किस जगह पर आपने डायग्राम नहीं बनानी है। सही है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है। सवालात अपने पास नोट जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ है वो भी शो कर दूंगी, तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास जो सेकेंड ईयर की बॉटनी है, इस सेकेंड ईयर की बॉटनी में कम से कम 6 चैप्टर होंगे, 5 से 6 बॉटनी के चैप्टर होंगे। उसमें से एक चैप्टर ऐसा है लास्ट वाला, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इससे इतने ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है, इसमें कुछ पार्ट जोलॉजी का है और कुछ पार्ट बॉटनी का है, यानी ये कंबाइंड चैप्टर है। इसके अलावा उससे पीछे जितने चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए हो गया, जितने भी हमारे पास चैप्टर आते हैं ये सारे बॉटनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन तमाम चैप्टर में से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सवाल पूछे जाते हैं। सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की, तो हमारे पास पहला सवाल है, स्टेट हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट दैट कन्फर्म डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। अब ये सवाल है आपका चैप्टर नंबर 1 से, यानी बॉटनी के पहले चैप्टर से, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स और डीएनए के चैप्टर से ये पहला सवाल है जो कि कॉन्सेप्ट बेस पूछा गया है। इस सवाल में आपसे एक्सपेरिमेंट का पूछा गया है कि हर्शी और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली डीएनए की कंफर्मेशन के लिए था। उस एक्सपेरिमेंट में हर्शी और चेज ने ये प्रूफ किया था, ये कंफर्म किया था कि डीएनए जो हमारे पास है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, ये हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जो बेसिकली अपने पास जीन्स को कंटेन करते हैं, यानी मुरूसी खुसूसियात जो हमें अपने ऑफ स्प्रिंग से सेल डिवीजन के दौरान मिलती है। सही। अब ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हुआ था और यहाँ पर कैसे ये बात क्लियर हुई, वाज़ेह हुई और कंफर्म हुई कि डीएनए ही बेसिकली हेरिडिटरी मटेरियल है। तो देखें, इन द हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट में हर्शी ने और चेज ने यूज किया था बैक्टीरिया को। सही है। और इस बैक्टीरिया को इन्फेक्टिंग करवाया गया था वायरस में। In the Hershey-Chase experiment, Hershey and Chase used bacteria infected virus. बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया था वायरस में टू फाइंड वेदर डीएनए और प्रोटीन, ताकि देखा जा सके कि जो डीएनए है और प्रोटीन है कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं या नहीं। सही। उसके बाद हुआ क्या, दे लेबल्ड डीएनए विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड प्रोटीन विथ रेडियो एक्टिव सल्फर। अब जब बेसिकली हम एक या एक से ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसे नाम देना होता है, लेबलिंग करनी होती है। ठीक है, ताकि हम एंड में अपना कंक्लूजन निकाल सकें, रिजल्ट निकाल सकें। जब हर्शी और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने दो चीजें ली थी, एक डीएनए लिया था और दूसरा प्रोटीन लिया था। डीएनए और प्रोटीन को, इन दोनों को ये देखना था कि इनमें से जीन कैरियर्स कौन से हैं, कौन सा मटेरियल है जो जीन्स को कैरी करता है और जो हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ डीएनए को लिया, एक तरफ प्रोटीन को लिया, और डीएनए को बेसिकली उन्होंने रेडियो एक्टिव, जो हमारे पास फॉस्फोरस है, उससे लेबल किया। सही है। और जो प्रोटीन था उसको रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया। सही है, ताकि बाद में एनालाइज कर सके। आफ्टर इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया को वायरस से इन्फेक्टेड करवाया गया था, जब इन्फेक्शन हुआ, ओनली डीएनए इंटर्ड द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर
जब वायरस ने इन्फेक्ट किया तो सिर्फ डीएनए ऐसा मटेरियल था जो कि बैक्टीरियल के सेल के अंदर तक गया, सही है, वाइल जबकि प्रोटीन रिमेन आउटसाइड, जबकि जो प्रोटीन था वो बाहर ही रहा सेल के अंदर नहीं गया। दिस प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, और इस चीज ने, इस अमल ने साबित किया कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, क्योंकि अगर प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल होता तो प्रोटीन भी सेल के अंदर जाता, सही, लेकिन सिर्फ डीएनए गया, व्हिच मींस डीएनए हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है, क्योंकि जीन के पास भी जो था ना, वो डीएनए के पास भी जीन था, प्रोटीन के पास भी जीन था, दोनों के पास डीएनए थे, तो दोनों को जाना चाहिए था उस जीन की वजह से, डीएनए और प्रोटीन दोनों के पास जीन थे तो दोनों को जाना चाहिए था ना सेल के अंदर, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए गया, विच मीन्स कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी वो बेसिकली कंटेन करता है, स्टोर करता है मौरूसी खुसूसियात को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, उस हेरिडिटरी मटेरियल्स को जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सही। तो बेसिकली हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से कंफर्म हुआ था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, उन्होंने एक तरफ डीएनए को लिया, एक तरफ प्रोटीन को लिया, डीएनए को उन्होंने लेबल किया एज अ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, प्रोटीन को उन्होंने लेबल किया एज अ रेडियो एक्टिव सल्फर। जब उन्होंने एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक बैक्टीरिया को लिया और उस बैक्टीरिया में वायरस को इन्फेक्ट करवाया, तो इन्फेक्शन के बाद उन्होंने देखा कि डीएनए जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल था उसके अंदर तक गया, सही है, जबकि हमारे पास जो प्रोटीन था वो सेल की आउटर सरफेस में ही रह गया, सही, अंदर नहीं गया, ठीक है। तो हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसी वजह कर इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में कंफर्म हुआ हेरिडिटी मटेरियल। तो सवाल जो है ना ये चैप्टर नंबर 1 यानी आपके चैप्टर नंबर बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 22 है, बॉटनी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 है, जो कि आपका बॉटनी का चैप्टर है, और इसमें से ये जो पहला सवाल है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें आपसे कॉन्सेप्ट पूछा गया था कि हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट में डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, ये बात कैसे कंफर्म हुई, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये आपने पूरा इस तरीके से लिखना है, सही है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं अपना दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, अब हमारा जो दूसरा सवाल है, अगला सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो भी चैप्टर नंबर 22 से है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से। सवाल में लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है, कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के दरमियान क्या फर्क है, डिफरेंशिएट करना है। सो द वेरी फर्स्ट, अगर हम बात करें ऑटोसोम्स की, ऑटोसोम्स वो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं जो कि कंट्रोल करता है बॉडी ट्रेट्स को, ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं जो कि पूरी बॉडी के ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, सही। सो क्रोमोसोम्स कौन से होंगे ऑटोसोम्स में, पूरी बॉडी के ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाले, दे आर सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बॉडी। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में दोनों में सेम होते हैं, सही है, नंबर की बात की जा रही है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स आर सेम इन नंबर्स इन मेल एंड फीमेल्स बॉडी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ह्यूमन हैव 22 पेयर्स ऑफ इट, ह्यूमन बॉडी में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सही है। सो अगर मेल बॉडी में 22 है तो फीमेल बॉडी में भी 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे ऑटोसोम्स के, सही। इसी के बिल्कुल अपोजिट सेक्स क्रोमोसोम्स, इनमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये बेसिकली डिटरमाइन करते हैं इन द सेक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि जो गैमेट्स है इन मेल एंड फीमेल्स बॉडी उसे ये डिटरमाइन करते हैं, राइट। इसके अलावा ह्यूमन हैव वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बॉडी में सिर्फ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाएगा, XX क्रोमोसोम्स इन फीमेल्स बॉडी, XY क्रोमोसोम्स इन मेल्स बॉडी। सो ये डिफरेंस है ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के दरमियान, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का फर्क है, और इसके अलावा इनका वर्क जो है इंडिविजुअल वो भी बिल्कुल चेंज है।
ऑटोसोम्स पूरी बॉडी के ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा, जबकि सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ गैमेट्स को डिटरमाइन करेगा, इंडिविजुअल्स इन मेल्स एंड फीमेल्स बॉडी, राइट। अच्छा, दूसरा सवाल जो हमारे पास है, तीसरा सवाल, वो तीसरा सवाल बॉटनी का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इस सवाल में स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो सवाल को पहले हम सही से समझेंगे। ये सवाल है चैप्टर इनहेरिटेंस का, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस है। देखो सवाल में लिखा है अ कलर ब्लाइंड वुमन, अगर एक कलर ब्लाइंड वुमन हो, औरत हो जो कि कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड क्या होता है? कलर ब्लाइंड एक आप ये कह लो जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक म्यूटेशन है, सही। इसमें ये होता है कि जिस पर्सन को कलर ब्लाइंड होता है, यानी कि यहाँ पर कलर्स की डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, सही, उनके लिए कलर्स डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, स्पेशली ग्रीन एंड रेड कलर, सही। तो उसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंड पर्सन। कलर ब्लाइंड क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन है, जिसमें पर्सन जिसे कलर ब्लाइंड हो उसके लिए कलर्स को डिफरेंशिएट करना, कलर्स में यानी फर्क करना मुश्किल होता है, सही। कलर्स के सही फर्क तलाश नहीं कर सकते। जैसे अभी हमें कलर ब्लाइंड नहीं है तो हम क्लियरली डिफरेंस बता सकते हैं ग्रीन कलर को और रेड कलर को देख के, लेकिन उनके लिए फर्क करना मुश्किल होता है, सिमिलर लग रहे होते हैं उन्हें, सही है। तो ये एक म्यूटेशन है जो कि आई के जो पीन्स है उसमें हो जाता है, आईज के स्ट्रक्चर में हो जाता है, दस वजह कर ये जेनेटिक म्यूटेशन है। तो कलर ब्लाइंड वुमेन, सवाल को समझिएगा तवज्जो से, बार बार पूछे जाना वाला सवाल है ये इनहेरिटेंस के चैप्टर से। कलर ब्लाइंड वुमेन, ऐसी खातून, ऐसी औरत जिनको कलर ब्लाइंड हो, इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, अगर उनकी शादी हो, वो मैरिड हो किसी नॉर्मल मैन के साथ, यानी जिन्हें कलर ब्लाइंड नहीं है, सही। हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल आर लाइकली टू बी कलर ब्लाइंड इन F2 जनरेशन, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि इनके जो चिल्ड्रन होंगे इन कपल के, उनके कितने बच्चों को कलर ब्लाइंड हो सकता है, सही। तो आपसे एक रेशो पूछा गया है कि यहाँ पर एक फीमेल है, एक वुमेन है जिनको कलर ब्लाइंड है, उनकी अगर शादी होती है, वो मैरिड होती है किसी ऐसे मेन के साथ जिनको कलर ब्लाइंड नहीं है, तो इन कपल्स के जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उनमें से कितनी बच्चों की पॉसिबिलिटी है कि उनको कितने परसेंट, कितना रेशियो होगा कि उनको कलर ब्लाइंड हो सकता है, सही है। आगे सवाल में एक और चीज ऐड की गई है, दैट इज इन F2 जनरेशन। तो बच्चे अक्सर सवाल में मिस्टेक क्या कर देते हैं, जनरेशन को नहीं देखते हैं। F1 पूछा गया है, F2 पूछा गया है। F2 जनरेशन क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। देखिए पेरेंट्स पी जनरेशन कहलाते हैं, सही, पेरेंट्स क्या कहलाएंगे, पी जनरेशन। पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे वो कहलाएंगे F1 जनरेशन, जैसे आपकी नानी या आपके नाना, सही, आपकी दादी या दादा, ये हो गए F1 जनरेशन। अब इनके जो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे आपके जो मदर हैं, आपके जो फादर्स हैं, तो फिर ये बेसिकली क्या होंगे, F2 जनरेशन, सही। तो F2 जनरेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, F1 जनरेशन की बात नहीं की जा रही। सो देखिए, इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन, जो कि बेसिकली जीनोटाइप है, जीनोटाइप क्या है, ये जीन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, सही है, XX और इसके ऊपर जीन मैंने लिखा है C, सही। अच्छा, एंड अ नॉर्मल मैन हैज जीनोटाइप XY, सही है। अब फीमेल जो है वुमेन, उनका जीनोटाइप क्या है स्टूडेंट, XX है, जीन्स उनके ऊपर मैंने C लिखा है। मेल जो है, मैन जो है, उनका जीनोटाइप XY है, X के ऊपर N लिखा है, ठीक है। जीन्स में फर्क होता है, अभी हमने पढ़ा, सेक्स क्रोमोसोम्स में गैमेट्स इंडिविजुअल्स होंगे, मेल्स एंड फीमेल्स बॉडी, XY है। सो अगर जब F1 जनरेशन में हम देखेंगे तो ऑल डॉटर्स XX, व्हिच मींस नॉर्मल कैरियर्स, जितनी भी डॉटर्स होंगी, जितनी भी बेटियां होंगी, उनके जो आप ये कह लो कि ट्रेट्स हैं या जीन्स हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, व्हिच मींस के डॉटर्स में कोई भी कलर ब्लाइंड शो नहीं होगा, कलर ब्लाइंड की पॉसिबिलिटी इनमें शो नहीं होगी। बट अगर हम बात करें ऑल सन्स की, बच्चों की बात करें, बेटों की बात करें, सन्स की बात करें, तो इनके क्रोमोसोम्स में, इनके जीन्स में कलर ब्लाइंड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा पाई जाएगी, which means 25%, राइट, 25%। अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, जो कि सवाल में भी पूछा गया है,
तो F2 जनरेशन में क्या होता है, कैरियर्स डॉटर्स कलर ब्लाइंड सन, तो यहाँ पे 50% ऑफ चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड, सही है। तो F2 जनरेशन में 50% चिल्ड्रन में कलर ब्लाइंडनेस पॉसिबिलिटी है, पाए जाते हैं, सही है स्टूडेंट। तो सवाल में आपसे कॉन्सेप्ट पूछा गया था कलर ब्लाइंड का, कलर ब्लाइंड है क्या, एक जेनेटिक म्यूटेशन है, डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि जो पर्सन कलर ब्लाइंड होता है, मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी और तादाद जो पाई जाती है वो मेल्स की बॉडी में पाई जाती है कलर ब्लाइंडनेस, सही है। मेल की बॉडी में क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन में तमाम सन में पाया जाता है 25% और F2 जनरेशन में 50% पाया जाता है, सही है। तो इसीलिए ज्यादातर आप तहकीक के अकॉर्डिंग ज्यादातर मेल्स की बॉडी में कलर ब्लाइंड म्यूटेशन पाया जाता है। इससे एक और सवाल भी बनता है, वो सवाल बनता है कि कलर ब्लाइंड पर्सन को, स्पेशली मेल्स को, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं शो किया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो वो जो रीजन है वो यही है कि उनके लिए, चूंकि वो कलर ब्लाइंड है, तो उनके लिए ग्रीन और रेड कलर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। सिग्नल में आपने देखा है ग्रीन और रेड कलर ही होता है स्टॉप के लिए और जाने के लिए, तो ये बेसिकली कलर्स ग्रीन और रेड उनके लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन फिर आगे किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ये जीन्स म्यूटेशन डिसऑर्डर जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं। तो अगर एक वुमेन, एक खातून जिनको कलर ब्लाइंड है, उनकी शादी एक नॉर्मल पर्सन से होती है, तो उनके जो बच्चे होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, उनमें 25% पॉसिबिलिटीज होती है इन F1 जनरेशन। F2 जनरेशन की बात करें तो वो 50% होती है, सही है स्टूडेंट। तो ये दो सवाल है कॉन्सेप्चुअल बेस। पहला वाला ये जो सवाल था ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर का है। दूसरा सवाल जो है हमारे पास कलर ब्लाइंड वाला, ये इनहेरिटेंस चैप्टर का है, ठीक है। मजीद क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास लास्ट के दो सवाल रहते हैं, इसे डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो दो सवालात हैं, ये दो सवालात भी बहुत ज्यादा रिपीटेड भी हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, सही है। देखो, सबसे पहले सवाल में लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उन दोनों में फर्क बताना है, सही है। देखिए, मेजर डिफरेंस जो है वो मैं आपको हाईलाइट कराती हूँ। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन बी रिप्लेस्ड और रीजनरेट नेचुरली, जिनको शॉर्ट टाइम में नेचुरल तरीके से रिप्लेस भी किया जा सकता है और रीजनरेट भी किया जा सकता है, उसे हम बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, सही है। नाम से समझ आ रहा है ये रिन्यू हो रहे रिसोर्सेज, तो ये नेचुरली रिसोर्सेज तो हैं इन शॉर्ट टाइम, सच एज सनलाइट, वाइंड एंड वाटर, जैसे कि सनलाइट, वाइंड और वाटर, सही। इसी के बिल्कुल अपोजिट अगर हम देखें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं बट दैट आर लिमिटेड, लेकिन ये लिमिटेड होते हैं एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, और ये रिप्लेस्ड भी नहीं हो सकते क्विकली, ठीक है, जल्दी रिप्लेस नहीं हो सकते। सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जैसे कि कोयला, जैसे कि ऑयल, जैसे पेट्रोलियम और जैसे कि नेचुरल गैस, ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल किए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन्हें बहुत ही कम वक्त में क्विकली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, सही। अच्छा, आखिरी सवाल है हमारे पास और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, जैसे डिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट को डिफाइन करना है एंड हाउ इट इज इट परफॉर्म, और ये बेसिकली परफॉर्म्ड कैसे होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, पहले इसको समझते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब पर्सन को आइडेंटिफाई कब करना होगा, जैसे एनालाइजिंग देयर यूनिक डीएनए पैटर्न, जब उनके एनालाइज करना हो उनके यूनिक डीएनए पैटर्न को, सही। इट इज परफॉर्म बाय, अब ये परफॉर्म कैसे होती है, एक्सक्रीटिंग डीएनए सैंपल, जब डीएनए के सैंपल को एक्सक्रीट किया जाएगा। एक्सक्रीटिंग कैसे होगी वो डीएनए के सैंपल, जैसे हेयर से, सलाइवा से, सही, यहाँ पे लिखा है ब्लड से, लाइक ब्लड, हेयर, कटिंग,
सलाइवा द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, और डीएनए को फ्रेगमेंट्स की सूरत में हम यहाँ से लेंगे एंड कंपेयरिंग द बैंड पैटर्न्स, और बैंड पैटर्न से कंपेयर किया जाएगा। अब आपको ये बात क्लियर होगी इस तरीके से कि ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, इसके अलावा पैटर्निटी टेस्ट में और आइडेंटिफिकेशन में। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे जब भी कोई केस होता है, कोई ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें हमें किसी क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करना हो, मालूम करना हो, तो फॉरेन साइंस वाले, फॉरेंसिक लैब वाले जो मटेरियल्स होता है या जो एविडेंस होता है उनकी छानबीन करके, उनको तहकीक करके उनमें से ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, सही है, ताकि बंदे की जो पर्सन है उसकी तस्दीक की जाए, उसको सही से आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके से बेसिकली क्या करते हैं, अब ये कह लो सुराख लगाते हैं कि क्रिमिनल को सही से तस्दीक किया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और सही से उसको आइडेंटिफाई किया जाए, सही पर्सन को। तो जो बेंड पैटर्न होते हैं डीएनए के, उस बेंड पैटर्न से कंपेयर किया जाता है इस डीएनए को, सही। जो डीएनए हेयर से निकाला जाएगा सैंपल के तौर पे, नील्स से निकाला जा सकता है, सलाइवा से निकाला जा सकता है, ब्लड से लिया जाएगा, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लिया जाएगा इन तमाम पार्ट से, इन तमाम एलिमेंट से, और फिर उस फ्रेगमेंट्स को लेके उसको कंपेयर किया जाएगा बैंड पैटर्न के साथ। इसी को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं फॉरेन साइंस वाले, सही है। अच्छा, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में इसके अलावा यहाँ लिखा है पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट वल्दियत जानने के लिए टेस्ट जो होते हैं उसके लिए भी होता है, साथ ही आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन उसी तरीके से जैसे अगर आप ये कह लो डेड बॉडी है या कोई पर्सन है जिसकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, तो फिर ये टेस्ट किए जाएंगे, फिंगरप्रिंटिंग के मेथड्स को यूज किए जाएंगे, सही है। ज्यादातर ये जो हमारे पास पैटर्निटी टेस्ट है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये मेथड यूज किया जाता है। और इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में टेक्निक लगाई जाती है कि जो सैंपल्स हैं, ब्लड सैंपल है या उसके अलावा हेयर्स हैं, सलाइवा है, नील्स है, इनमें से डीएनए के फ्रेगमेंट्स निकाले जाते हैं और जो बेंड पैटर्न होता है डीएनए का उसके साथ कंपेयर किए जाते हैं, सही। अच्छा, तो ये हमारे पास थे टोटल 6 क्वेश्चंस सेक्शन बी के लिए, जो कि रीजनिंग भी है, नॉन रीजनिंग भी है, सही है। बॉटनी के पेपर में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग का कोई सेपरेट सेक्शन आता नहीं है, एक साथ पूछे जाते हैं। ये वो सवालात हैं जो बार बार पूछे जाने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर मबनी है, यानी इसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट पूछा गया है, सही। आई होप कि आपको ये सवालात देख के आइडिया हो गया होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल सवाल किस तरीके से आएंगे। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि उन लॉन्ग सवाल को आप नहीं छोड़ना, सारे लॉन्ग सवाल करना, ठीक है। जल्दी से लॉन्ग सवाल को देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सेक्शन सी के सवालात को। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 सेक्शन सी के क्वेश्चन रखे हैं फॉर सेकेंड ईयर बॉटनी। तो आपको पता है कि आपके बॉटनी के एग्जाम में आपको सेक्शन सी में सिर्फ 2 सवाल करने होते हैं, तो अगर आप ये 4 से 5 सवालात अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो इंशाल्लाह इसमें से आप आराम से अपना सेक्शन सी मुकम्मल कर सकोगे, सही। सबसे पहला सवाल, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विद देयर केमिकल कंपोजिशन, आल्सो डिस्कस इट्स टाइप। तो इस सवाल में बेसिकली क्रोमोसोम्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछा गया है, डिटेल स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन के साथ कि क्रोमोसोम्स किस चीज से मिलकर बना है, सही। इसके अलावा क्रोमोसोम्स की टाइप, सही है। अच्छा, इस सवाल में डायग्राम का मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये सवाल आता है तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जो है ना वो जरूर करना, सही। इस सवाल के लिए अगर डायग्राम पूछा गया तो बनाना जरूर, नहीं भी पूछा गया तो एटलीस्ट क्रोमोसोम्स की क्लियर डायग्राम सही से प्रॉपर जरूर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल है हमारे पास, स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन विद हेल्प चेकरबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ चेकरबोर्ड। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन लॉन्ग में ये सवाल ज्यादातर पूछा जा चुका है, तो ये सवाल, इस सवाल की प्रैक्टिस जरूर करना चेकर बोर्ड के साथ, सही। इसका जो कंप्लीट चेकर बोर्ड होता है उसके साथ। अच्छा, तीसरा सवाल है, डिफाइन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की डेफिनेशन यानी क्या है ये, बेसिकली डिस्कस लामार्क्स थ्योरी एंड द ऑब्जेक्शंस राइज्ड अगेन,
ठीक है, लमार्क्स थ्योरी को आपने सही से एक्सप्लेन करना है और उस ऑब्जेक्शंस को जो इस थ्योरी के खिलाफ उठाए गए थे उस ऑब्जेक्शंस को भी आपने लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्शंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, सही है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड तो नहीं है, डायरेक्ट टू वर्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसमें ज्यादातर 4 ऑब्जेक्शंस शॉर्ट में पूछे जाते हैं इस थ्योरी के, सही है। लॉन्ग के लिए इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा। चौथा सवाल है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेबल्ड डायग्राम, ये सवाल जरूर प्रिपेयर करना है, सही है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है, डायग्राम के साथ। अगर बोर्ड के पेपर में मेंशन हो विद द लेबल डायग्राम तो डायग्राम बनानी है, अगर मेंशन नहीं भी हो फिर भी डायग्राम बनाइएगा रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की। आप सिंपली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो आपको एक नॉर्मल साइकिल वे में जो साइक्लिक प्रोसेस बताया गया होगा उसकी प्रैक्टिस कर लेना, सही है, वो डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है आपने इस सवाल के साथ, सही है। अच्छा, एक और सवाल था वो बायोजियोकेमिकल साइकिल नाइट्रोजन साइकिल के साथ, ये वाला सवाल भी जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, सही है, मेरे ख्याल से ये एवोल्यूशन चैप्टर का है ना, तो आपने जरूर प्रिपेयर करना है। यहाँ पे लिख रही हूँ 5वां सवाल जो आपके पास बायो जियोकेमिकल साइकिल है, सही है, साथ में पूछा जाता है नाइट्रोजन साइकिल मिला के, नाइट्रोजन साइकिल, जैसे कि उसमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन कब होगी, नाइट्रोजन को फिक्स कब किया जाएगा, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कब किया जाएगा, फिर उस वेस्टफुल प्रोडक्ट को उठा के कब उसको यूजफुल बनाया जाएगा, यानी जो अजम्पशन होती है, जो एब्जॉर्प्शन होती है, फिक्सेशन होती है, ये सारे, नाइट्रेट कब बनेगा, नाइट्रोजन कब बनेगा, तो ये वाला जो टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल विद नाइट्रोजन साइकिल एवोल्यूशन का आई गेस टॉपिक है ये, जो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, सही। अच्छा, इसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक सवाल है जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, सही है, चूंकि वो अगर आप पास्ट पेपर को एनालाइज करो तो बहुत पहले पूछा जा चुका है और वो भी कॉन्सेप्ट बेस है, इसीलिए बता रही हूँ, वो है डीएनए का स्ट्रक्चर, सही है, वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, तो उसको एटलीस्ट एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, सही। तो वेस्टर्न एंड क्रिक का जो डीएनए मॉडल है, सही है, डीएनए मॉडल, उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा एटलीस्ट, यहाँ पे लिख रही हूँ, रीड आउट एक बार कर लेना, सही है। बाकी ये जो 5 सवाल है एटलीस्ट इनको जरूर करिएगा, सेकेंड ईयर बॉटनी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सही है स्टूडेंट। तो ये वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। जोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।